अप्रैल 2026 आईएमएफ रैंकिंग के हिसाब से इंडिया पहुंच गई है 6th नंबर पे। पूरी मोदी सरकार ने और खुद स्वयं नरेंद्र मोदी ने ये बात कह कह के ऑपोजिशन के कानों में, दूसरी पार्टीज के कानों में और लिबरल्स के कानों में दम कर दिया था कि हम बनेंगे थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, पर हम तो 6th नंबर पे पहुंच गए। इसी बीच राहुल गांधी ने ट्रंप की बात को रिपीट किया था और बोला था कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। तो क्या राहुल गांधी और ट्रंप दोनों सही थे? क्योंकि एक्चुअली हम नंबर 3 पे पहुंचने के बजाय नंबर 6 पे पहुंच गए। तो राहुल गांधी क्या सही में वाकई में ये बात बिल्कुल सत्य बोल रहे थे? ये पूरी तरह से सच नहीं है। हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या फ्रॉम सौम्या स्फेयर और आज हम समझेंगे कि जो इंडिया 6th पोजीशन पे पहुंचा है, क्या एक्चुअली इंडिया की ग्रोथ हैम्पर हो गई है? क्या अब हम आगे बढ़ने के बजाय पीछे जाएंगे? इसी पे आज हम करेंगे पूरा डिस्कशन। आगे बढ़ने से पहले मैं बोलना चाहूंगी, इसी तरह के इंटरेस्टिंग डिस्कशंस के लिए प्लीज टू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो लेटेस्ट आईएमएफ की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया बन गई है वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी और हम बनने की सोच रहे थे 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। इस लेटेस्ट रिपोर्ट के पहले जो हमारी पोजीशन थी वो नंबर 4 और नंबर 5 के बीच में ऊपर नीचे होती रहती थी। अब जब हम 6th पोजीशन पे हैं तो हमारे आगे हैं जापान, जर्मनी और उसके साथ यूके। जर्मनी अभी भी नंबर 3 पे है, जिसको हम रिप्लेस करने की सोच रहे थे। उसके अलावा जापान और यूके के साथ हम अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते रहते थे, लेकिन अब फाइनली लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से हम नंबर 6 पे हैं। अभी हमारी जो इकोनॉमी है वो 4.15 ट्रिलियन की हो गई है, जबकि जापान की लेटेस्ट इकोनॉमी है 4.38 ट्रिलियन की, जिसकी वजह से वो 4th है, और यूके की है 4.26 की, जो वजह से वो 5th है। अगर इन नंबर्स को कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ पॉइंट्स का ही डिफरेंस है, पर ऑन पेपर ये डिफरेंस ऐसा है कि हम 6th पोजीशन पे आ गए। अब हम आए हैं तो इसके कुछ रीजंस तो होंगे ही, लेकिन वो रीजन समझने के पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो रैंकिंग होती है नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से होती है। अब ये जो नॉमिनल जीडीपी है ये इंपैक्ट होती है वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से, और ये पूरा कैलकुलेट होता है यूएस डॉलर्स में। तो अगर यूएस डॉलर मजबूत हुआ तो अपने आप दूसरी करेंसीज हिल जाती हैं, या दूसरी करेंसी थोड़ी सी भी अगर कम होती है तो यूएस डॉलर की मार्किंग की वजह से वो बहुत ज्यादा कम लगने लगती है, और ऐसा ही कुछ इस बार हुआ है। तो रुपी की वैल्यू 95 पे आ चुकी है, और जिस वजह से वो थोड़ा कमजोर है। और ये कोई परमानेंट स्टेटमेंट नहीं है, ये सिचुएशन नहीं है, ये मार्केट के हिसाब से फ्लक्चुएट होता है। तो इस वजह से फॉर टाइम बीइंग हमारी जो इकोनॉमी है वो 6th नंबर पे आ गई है। अब जो रुपी की वैल्यू कम हुई है ये एक डेप्रिसिएशन है। ये डेप्रिसिएशन के कुछ रीजंस हो सकते हैं, जैसे जो हमारे ऊपर यूएस ने काफी टैरिफ्स लगाए हैं वो रीजन हो सकते हैं, इंटरनल अनस्टेबिलिटीज चल रही हैं वो रीजंस हो सकते हैं, इंटरनल मार्केट में जो एक्सचेंज रेट है वो थोड़ा चेंज हो गया है, ये भी रीजंस हो सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल रीजंस होते हैं, जियोपॉलिटिकल रीजंस होते हैं, एनवायरमेंटल रीजंस होते हैं, जिस वजह से एक करेंसी की वैल्यू चेंज होती है, और ऐसा ही कुछ अभी रुपी के साथ भी हुआ है। अब इसी आईएमएफ की एक और स्टैटिस्टिक्स को अगर हम देखें, जो है ग्रोथ रेट की स्टैटिस्टिक्स, तो यही आईएमएफ स्टेट करता है कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो 6.5% है। वहीं जो इकोनॉमीज इस लिस्ट में हमारे ऊपर हैं, जैसे कि जापान है, यूके है, जर्मनी है, वहां पे यूके का ग्रोथ रेट 0.8% है, जर्मनी का ग्रोथ रेट 0.8% है, जापान का 0.7% है। ये ग्रोथ रेट्स ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है अगर हम इंडिया के 6.5% से कंपेयर करें। तो ओवर लॉन्ग रन इंडिया डेफिनेटली 3rd पोजीशन पे आएगा जर्मनी को पीछे छोड़ के, क्योंकि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो दुनिया में फास्टेस्ट है, बहुत तेज है। 6.5% इज अ वेरी ह्यूज नंबर। तो इसी हिसाब से देखा जाए आईएमएफ की रिपोर्ट्स के हिसाब से ही हम 2027 तक वापस अपनी 4th पोजीशन ले लेंगे, और फाइनली 2030 तक देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाए। अब ये जो अभी का डिक्लाइन हुआ है इसको समझते हैं।
जो नॉमिनल जीडीपी की बात हमने की थी वो डॉलर्स में ही कन्वर्ट होता है। अब मान लीजिए आपकी सैलरी 2 महीने पहले 100 रुपए थी, अब इस वक्त रुपी वीक हो गया, आपकी सैलरी अभी भी 100 रुपए है, तो 2 महीने पहले यूएस में फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी $1 रही होगी, और अब जब रुपी वीक हो गया है 2 महीने बाद, तो उसी डॉलर में जब आप अपनी सैलरी को कंपेयर करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो वो $1 से भी ज्यादा कम हो गई है। लेकिन इंडिया में आपकी सैलरी तब भी 100 रुपए थी, अब भी 100 रुपए है। इसी तरह से जब मार्केट लेवल पे, जब नेशनल लेवल पे कन्वर्जन्स होते हैं यूएस डॉलर में और कोई भी करेंसी डेप्रिशिएट कर रही होती है, जैसे इंडिया इस वक्त कर गई है, तो अपने आप आपकी इकोनॉमी नीचे आ जाती है। इसी साल की शुरुआत में 2026 की शुरुआत में ही थोड़े सा टाइम ऐसा आया था जब यूएस डॉलर की वैल्यू थोड़ी सी डिप्रिशिएट कर गई थी और रुपी की वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज कर गई थी। तो इसका मतलब ये नहीं था कि डॉलर वीक हो गया है रुपी के कंपैरिजन में, वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक टेम्पररी स्टेज आई थी। जैसे कि बहुत मल्टीपल फैक्टर्स प्ले करते हैं इसमें रोल, वॉर वगैरह चल रहा है, इन्फ्लेशन है, जो भी XYZ रीजंस हैं। तो जिस तरह से रुपी थोड़ा स्ट्रांग हुआ था और डॉलर हल्का सा वीक हो गया था, वो टाइम भी स्टेबल नहीं था, वो टाइम ऐसा नहीं था कि ये परमानेंट सिचुएशन है। उसी तरह से आज जब हमको ये दिख रहा है कि हम 6th पोजीशन पे हैं, तो ये भी एक टेम्पररी सिचुएशन ही है। अब जो इंडिया की ग्रोथ रेट है, जो इंडिया का डेवलपमेंट है, वो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। यस, डेफिनेटली वो दुनिया में फास्टेस्ट है। उसकी वजह ये है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश जो इंटरनली अंदर हो रहा है वो बहुत तेज है। हमारा जो डिजिटल इकोनॉमी की ग्रोथ है वो दुनिया में बहुत तेज है। इसके अलावा जो हमारा मिडिल क्लास की परचेजिंग पावर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है वो बहुत फास्ट है दूसरी इकोनॉमीज के कंपैरिजन में। पॉवर्टी लाइन के बाहर लोग आते जा रहे हैं हर महीने, हर साल। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये इंटरनली ड्रिवन फैक्टर्स हैं। हमारी जो ग्रोथ है वो इंटरनली ड्रिवन फैक्टर्स पे ज्यादा डिपेंड कर रही है और जो दुनिया में एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उस पे कम। अब डेफिनेटली अगर दुनिया में बवाला चल रहा है तो आप उससे अनछुए तो नहीं रह सकते, आप इम्पैक्ट होंगे, पर आप ये नहीं कह सकते कि आप पूरी तरह से बाहर की इकोनॉमीज पे डिपेंडेंट हैं। डेफिनेटली थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा, पर इंडिया का जो ट्रू डेवलपमेंट हो रहा है वो इंटरनल फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, विद यस डेफिनेटली सम डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स एज वेल। तो इसी वजह से ये जो हमारी पोजीशन 6 है ये बड़ी टेम्पररी है, इसमें कोई भी परमानेंट स्टेटमेंट देना ठीक बात नहीं है। अब अगर ग्लोबल लेवल पे एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें जो इंडिया को इम्पैक्ट करने वाले हैं और जो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट्स है वो ये है कि ग्लोबल लेवल की जो बड़ी इकोनॉमीज हैं उनका एजिंग पॉपुलेशन है, मतलब वहाँ पे बुढ़े लोगों की जो नंबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं कंपेयर टू इंडिया। हमारी वर्किंग पॉपुलेशन अभी ज्यादा है, इस वजह से ये हमारे फेवर में काम करेगा और हम 2030 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। इसके अलावा हमारा ग्रोथ रेट जैसे हमने अभी पहले बोला 6.5% है और बाकी कंट्रीज का 1% 1.5% ही चल रहा है अगर बहुत हाई गया तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जो हमको 2030 तक थर्ड नंबर पे ले आने की क्षमता रखती है। अब ये जो इकोनॉमीज डिसाइड होती हैं नंबर पे, पोजीशन पे, ये जैसे अभी हमने बोला कि यूएस डॉलर में जब कन्वर्ट किया जाता है जो एक्सचेंज रेट होता है उस हिसाब से होती है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो पोजीशन हो गई वो स्टेबल हो गई, अब कोई नहीं हिल सकता है। अगर हम पुराने कुछ एग्जाम्पल्स देखें हिस्टोरिकली तो इस तरह का एक सिचुएशन हुई थी 2022 में। 2022 में हुआ ये कि इंडिया ने यूके की 5th पोजीशन को हथिया लिया और यूके शिफ्ट हो गया 6th पोजीशन पे। अब ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि यूके में थोड़ी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी चल रही थी जिस वजह से पाउंड थोड़ा सा डेप्रिशिएट हो गया यूएस डॉलर के कंपैरिजन में। वहीं इंडिया, ऐसा नहीं है कि इंडिया में कोई अलग तरह की ग्रोथ हो गई और इंडिया ने यूके को पीछे छोड़ दिया, नहीं। इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो उस वक्त स्टेबल चल रही थी, तो क्योंकि पाउंड थोड़ा सा डेप्रिशिएट हो गया था इसलिए इंडिया पहुंच गई थी 5th नंबर पे और यूके का जो नंबर हो गया था वो हो गया था 6th। तो यहाँ पे इंडिया ने कुछ ऐसा नहीं किया था कि वो ग्रोथ हो जाए, तो ये एक्सचेंज रेट की वजह से हुआ। तो ये जो पोजीशनिंग होती है चाहे कोई भी कंट्री हो, ये पूरा डिपेंड करता है एक्सचेंज रेट यूएस डॉलर में क्या चल रहा है।
ये सब टेम्परेरी चीजें होती हैं और लॉन्ग टर्म में बड़ी आसानी से चेंज हो जाती हैं, जैसा अभी इंडिया के साथ भी हुआ है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी दैट प्लीज टू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो इसी तरह से रशिया का एग्जाम्पल लेना गलत नहीं होगा। 2014 के बाद से रशिया की जो ग्रोथ है वो हो गई है स्लो। उसका जो नंबर है ये रैंकिंग में वो पीछे हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि रबल की जो एक सिचुएशन है, जो कंपैरिजन यूएस डॉलर में है, वो कम हो चुका है। साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस किए गए हैं, तो रशिया की पोजीशन जो है हिल गई है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि रशिया जो है फिर डेड इकोनॉमी हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। रशिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं ना, ये बहुत जल्दी इम्पैक्ट करते हैं, आपके जीडीपी को छोटा दिखाने लगते हैं, क्योंकि ये सब डॉलर में हो रहा होता है। तो डॉलर के अगेंस्ट आप जो है बहुत वीक दिखने लगते हैं, पर एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है। अब क्योंकि नंबर 1 इकोनॉमी यूएस है और सारी डीलिंग दुनिया में डॉलर में होती हैं, इसीलिए डॉलर से ही आपको कंपैरिजन करना पड़ता है। इसी तरह से अगर हम दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना की बात करें, तो बार बार ये बोला जाता है कि चाइना ओवरटेक कर लेगा यूएस को और नंबर 1 पे पहुंच जाएगा, पर ये टाइमलाइन जो है आगे खिसकती जा रही है। चाइना ओवरटेक नहीं कर पा रहा है यूएस को। क्या इसका मतलब ये है कि चाइना जो है डेड इकोनॉमी हो गई है, या चाइना में कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, या चाइना स्टैग्नेंट हो गई है? ऐसा कुछ नहीं। फिर वही बात आती है कि बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स प्ले करते हैं रोल, एक्सटर्नल फैक्टर्स रोल प्ले कर रहे हैं, स्लोअर ग्रोथ रेट हो जाता है, एजिंग पॉपुलेशन हो जाता है, ये सारी चीजें प्ले कर रही हैं, जिस वजह से चाइना यूएस को ओवरटेक नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना खत्म है या स्टेबल है या स्टैग्नेंट है। हो सकता है आगे कुछ आने वाले सालों में चाइना नंबर 1 पे पहुंच जाए, तो इस वजह से आप ये नहीं कह सकते हैं कि यूएस हमेशा नंबर 1 रहेगा। एक्सटर्नल फैक्टर्स हमेशा रोल एक प्ले करते हैं। तो जब सेकेंड नंबर की इकोनॉमी भी इम्पैक्ट हो रही है और उसका 20 ट्रिलियन से ज्यादा की इकोनॉमी है, तो आप तो 4 से 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, आपको तो डेफिनेटली इम्पैक्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही रहेगा। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, या इसमें कोई अंदर ही कंट्री में बैठ के आपस में लड़ने वाली बात नहीं है ऑपोजिशन और बीजेपी में कि आपने तो ये बोला था पर ये हुआ नहीं। ये सब बहुत ही छोटी मोटी चीजें हैं जो ऊपर नीचे होती रहेंगी। पर अगर एक्चुअल कंपैरिजन देखना है हमको, तो हमें वो कंपैरिजन करना चाहिए नॉमिनल जीडीपी और पीपीपी जीडीपी में। अब पीपीपी जीडीपी का मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी जीडीपी। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान में अंदर रह के आप कितना ज्यादा खरीद सकते हैं या सामान कितना सस्ता मिलता है व्हेन कंपेयर टू अदर कंट्रीज। और नॉमिनल जीडीपी जिसमें ये सारी रैंकिंग होती है, वो ये बताता है कि ग्लोबल फ्रंट में अगर आपकी इकोनॉमी को डॉलर्स में कन्वर्ट किया जाए तो ग्लोबल फ्रंट पे आप कहां स्टैंड करते हैं यूएस डॉलर्स के कंपैरिजन में। मान लीजिए आपकी सैलरी है 100 रुपए हिंदुस्तान में, अब वही 100 रुपए अगर हम यूएस डॉलर में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा, मान लेते हैं $1, ठीक है। अब इंडिया में इस 100 रुपए में आप पूरा एक मील खा सकते हैं, एक समय का पूरा खाना खा सकते हैं। वहीं अगर यूएस में किसी के पास ये 100 रुपए है या $1 है, तो वो मुश्किल से एक कप कॉफी ही खरीद सकता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पीपीपी जीडीपी में इंडिया बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है व्हेन कंपेयर टू यूएस, और इसी वजह से पीपीपी जीडीपी की जो लिस्ट है उसमें इंडिया अभी ही 3rd नंबर पे आता है आफ्टर यूएस एंड चाइना। तो जो एक्चुअल मेजरमेंट आपकी इकोनॉमी का होता है वो पीपीपी वैल्यूज में होता है कि इंटरनली आप कितने स्ट्रांग है, इंटरनल आउटपुट कितना है आपका, आपकी कंट्री में चीजें कितनी सस्ती हैं, इन्फ्लेशन कितना कम है, आपके लोगों के पास परचेजिंग पावर क्या है। ये आपकी कंट्री की एक्चुअल स्ट्रेंथ होती है, और इस स्ट्रेंथ में हम पहले ही 3rd नंबर पे आ चुके हैं दुनिया के पैमाने पे। तो नॉमिनल जीडीपी में जो लिस्ट बनी है उसमें है हम 6th नंबर पे, मतलब ग्लोबल सिनेरियो में हम भले ही 6th नंबर पे हैं, पर हमारी जो असली स्ट्रेंथ है उस कंपैरिजन में हम नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं। हमने अपनी पोजीशन डेफिनेटली 6th नंबर पे ला के थोड़ी हिलती हुई देख ली है, पर हमने अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं खो दी है।
अभी भी इंडिया में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अभी भी इंडिया में बहुत जबरदस्त ग्रोथ चल रही है और इन्हीं वजहों से हम बहुत जल्द जो है थर्ड नंबर पे आ जाएंगे। और पीपीपी जो एक्चुअल असली पैनामा है उसमें हम पहले ही थर्ड नंबर पे हैं। तो ये जो नंबर्स का खेल है इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ये सब इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स की बातें होती हैं और ये ट्रू पिक्चर को, ग्राउंड लेवल की पिक्चर को पूरी तरह से सही नहीं नाप पाती है। तो ग्राउंड लेवल की पिक्चर सीधे सीधे ये कहती है आईएमएफ के हिसाब से ही कि इंडिया इज द लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड 6.5% से, एंड इट विल डेफिनेटली रीच थर्ड पोजीशन 2030 तक आने के लिए। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग डिस्कशंस के लिए, सिनेरियोस के लिए, इनसाइट्स के लिए प्लीज टू लाइक आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।